फ्रेंड्स, साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में लेक्चर 1, लेक्चर 2 में कुछ टॉपिक पढ़े थे, जो आपका अगला क्लास आज का क्लास है लेक्चर 3 के लिए, जिसमें से हम टॉपिक कूलम के नियम के बारे में बेहतर से जानकारी प्राप्त करेंगे। कूलम का नियम क्या है, कैसा क्या होगा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका टॉपिक है कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या होता है? तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे आवेशों में कूलम का नियम पढ़ लिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे, कूलम का नियम पढ़ेंगे। तो कूलम का नियम किसके लिए होता है? तो आवेशों के लिए, दो बिंदु आवेशों के लिए होता है। तो कूलम का नियम क्या है? कहता है किसी दो बिंदु आवेश, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अब आवेश है तो उसके बीच कुछ बल लगेंगे, फोर्स लगेंगे, या वह बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। सजातीय होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, विजातीय होगा तो आकर्षण हो जाएगा। कहता है किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, कुछ तो फोर्स होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल का परिमाण जो होगा F जो होगा, हमने बल को क्या माना? F माना है। परिमाण उन दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेश क्या माना है? Q1 एवं Q2, दोनों का परिमाण मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड उन दोनों आवेशों परिमाण के क्या गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब समानुपाती जो होता है किन दोनों? तो आवेश क्या माने? तो आवेश Q1 एवं Q2। यहाँ से मेरा क्या इक्वेशन फर्स्ट अगेन कहता है तथा यही जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का परिमाण जो है, इनके दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग। वर्ग मतलब क्या? स्क्वायर। स्क्वायर के क्या होता है? समानुपाती होता है। कौन? तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो यही अगेन क्या हो जाएगा? इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के क्या होते हैं? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मानते हैं समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों का क्या है? LHS बराबर है तो RHS आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। तो मेनली क्या लिखेंगे? F समानुपाती Q1 एवं Q2 बाय r²। अभी समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक क्या कांस्टेंट मानेंगे? कांस्टेंट के हमने रूप में क्या माना है? कांस्टेंट के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन मानते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का हिंदी क्या होता है? विद्युतशीलता। एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r²। अब इस फॉर्मूला को आगे हम विस्तार से माध्यम के रूप में जानते हैं। तो हमने यहाँ तक क्या पाया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r²। तो एप्सिलॉन क्या होता है? तो याद रखिएगा, जहाँ एप्सिलॉन को हिंदी में कहते हैं किसी माध्यम की का निरपेक्ष विद्युतशीलता, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और याद रखिएगा एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन नोट क्या होता है? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या होता है? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो हम एप्सिलॉन के जगह यदि एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर रखते हैं तो फॉर्मूला मेरा आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r²। तो फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन, जहाँ याद रखिएगा एप्सिलॉन नोट का जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है वायु और निर्वात के लिए कितना होता है? एप्सिलॉन आर का आपेक्षिक वायु और निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है? 1 होता है। तो सबसे पहले ये भी नहीं देखेंगे, जहाँ ये देखते हैं कि एप्सिलॉन नोट क्या होता है? एप्सिलॉन नोट होता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता इसका वैल्यू कितना होता है? तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब इसका जो होगा याद रखिएगा, यहाँ तक तो ये फॉर्मूला आया। यहाँ यदि ये दोनों बिंदु आवेश किस माध्यम में हो? वायु या निर्वात वाले माध्यम में हो। यदि दोनों बिंदु आवेश
बिंदु आवेश वायु या निर्वात वाले माध्यम में हो तो अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर 1। याद रखिएगा, वायु या निर्वात वाले माध्यम के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। जब इसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 रखते हैं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मेनली क्या फॉर्मूला आया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 पाई जो एप्सिलॉन आया, इसको हम मेनली क्या लिख सकते हैं, हम इसको मेनली के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के भी मेनली लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला मेरा आएगा, जब हम इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये किस माध्यम के लिए, जब कहेगा कि वायु या निर्वात वाले माध्यम के लिए, ये हो जाएगा वायु या निर्वात वाले माध्यम के लिए, तब इस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, हम इसको मेनली क्या लिख सकते हैं, के यदि लिखते हैं तो के इंटू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। जहाँ इसका कुछ फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसका नियत वैल्यू फिक्स होगा। जहाँ याद रखिएगा, इसका नियत वैल्यू के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका था कूलम्ब का नियम। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसमें जानते हैं हम कि एप्सिलॉन नॉट, हमने जाना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता किस माध्यम के लिए, निर्वात या वायु। तो अब सबसे पहले हम बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता किसको कहते हैं। तब यहाँ सबसे पहले आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में जानते हैं। तो ये था आपका कूलम्ब का नियम। इसको बेहतर से पहुंच करके अस्थिर से लिखिए। अगला टॉपिक है आपका, इसमें 2 नंबर में कभी कभी पूछता है आपेक्षिक विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं। इसको जान लेते हैं, तब कूलम्ब का नियम बढ़िया से जानेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो हमने तुरंत अभी देखा था कि कूलम्ब के नियम में हमने इसको क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन पढ़ा था, एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और उसी का दूसरा नाम क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। तो हम पहला यूनिट में आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ेंगे। यही चुंबक में क्या पढ़ेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो वहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। तो वहाँ चलते हैं। सबसे पहले आपेक्षिक विद्युतशीलता किसको कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, किसी माध्यम, कोई भी माध्यम होगा, उसका निरपेक्ष विद्युतशीलता एवं वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता दोनों का क्या होगा, अनुपात। अनुपात मतलब क्या, बटा के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एवं वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं एप्सिलॉन आर बराबर, किसी माध्यम का है तो एप्सिलॉन बटे वायु और निर्वात के लिए क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है, कोई मात्रक होगा इसका। मान लीजिए यदि दोनों माध्यम है, माध्यम बाय माध्यम कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये कोई मात्रक या विमा होगा ही नहीं। मतलब कह सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, मेनली जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होगा या क्या होता है, मात्रकहीन एवं विमाहीन भौतिक राशियां होती है। जैसा कि हमने पहला पॉइंट में लिखा है नोट में कि आपेक्षिक विद्युतशीलता मात्रकहीन एवं विमाहीन भौतिक राशि होती है। मतलब इसका कोई आपेक्षिक विद्युतशीलता कोई मात्रक एवं विमा नहीं होता है, लेकिन कहेगा विद्युतशीलता या इसका स्पेशल, तब इसका क्या होता है, मात्रक एवं विमा होता है, जो हम अगला नोट में देखेंगे। दूसरा नोट है आपका कि वायु या निर्वात वाले माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है, जो हमने कूलम्ब के नियम में तुरंत देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के जगह हमने क्या माना था, एप्सिलॉन आर वायु या निर्वात वाले माध्यम के लिए 1 माना था। दूसरा पॉइंट आपका है वायु या निर्वात वाले माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। तीसरा पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम देगा ये सब। जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 81 और कभी कभी 80 भी ले लिया जाता है, 80 या 81 होता है। अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। चौथा पॉइंट है आपका, धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान
अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, अर्थात इन्फिनिटिव होता है। इसके बाद हम पांचवा पॉइंट देखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता में। तो अगला पांचवा पॉइंट हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने क्या पढ़ा है, कूलम का नियम। तो कूलम के नियम से व्यंजक जानते हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट भाग में इधर आएगा तो गुना में 1/4 पाई इंटू एफ क्या है गुना में इधर आएगा तो भाग में इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। हमको मात्रक चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक बराबर, अब 1/4 पाई क्या है संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं, 1 भी संख्या ऊपर आ जाए Q1, Q1 का एसआई मात्रक इंटू Q2 का एसआई मात्रक बटा F का एसआई मात्रक इंटू R का एसआई मात्रक का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब Q1 क्या है आवेश, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम, कूलम। Q2 भी आवेश है तो इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा कूलम। अब F क्या है बल, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। R क्या है दूरी, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। कूलम का क्या होता है, कूलम को C से, इस कूलम को भी C से, न्यूटन को N से, और मीटर को स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। कूलम गुना कूलम कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही क्या है इसका मात्रक है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसी को हम लिखेंगे तो कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर -2, ये मेरा क्या एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। अगला टॉपिक देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या पॉइंट देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा डायमेंशन। इसका एसआई मात्रक है तो डायमेंशन भी होगा, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे ठीक उसी प्रकार जानते हैं। कूलम के नियम से क्या होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर। हमको किसका डायमेंशन चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट गुना में इधर आएगा तो भाग में 1/4 पाई इंटू एफ क्या है गुना में इधर आएगा तो भाग में इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा, अब 1/4 पाई क्या है संख्या, इसकी बीमा नहीं होगी तो Q1 की बीमा इंटू Q2 की बीमा बटे F की बीमा इंटू R की बीमा का स्क्वायर। तो Q1 क्या मेरा आवेश है, आवेश का बीमा क्या होता है आवेश की बीमा AT या IT इंटू Q2 भी क्या आवेश, आवेश की बीमा AT बटा F क्या है बल, तो बल का भी बल की बीमा क्या होती है MLT-2। उसके बाद R क्या है दूरी, दूरी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं L प्रयोग करते हैं, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मेनली A इंटू ए क्या हो जाएगा A2 T भी कितना 2 बाय M L2 y क्या हो जाएगा 3T-2। मेनली यहाँ देखिए M ऊपर जाएगा तो M यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ऊपर जाएगा तो -1 M-1, उसके बाद देखिए L +3 है ऊपर जाएगा तो -3, उसके बाद देखिए क्या T-2 है ऊपर जाएगा तो +2 +2 कितना 4, उसके बाद A ऑलवेज क्या है 2। ये मेरा क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट की बीमा। इस तरह से अगला पॉइंट हम ले, आपका अगला पॉइंट है कि 7वां पॉइंट दिखाएं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता था, याद कीजिए कूलम के नियम में बताए थे शॉर्ट में याद रखने के लिए 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इसको यहाँ कैसे हमको मान पूरा निकालना है, कितना मान कैसे होता है तब ना समझेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10⁻12 होता है। तो जानते हैं हम कैसे निकलेगा। तो कूलम के नियम में पढ़े थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या माना था के माना था, तो इसका मान किसके बराबर होता था 9 गुना 10⁻9। लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10⁻9, इस पूरे को इसके बराबर मान आता था। अब एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो 1/4 पाई क्या है भाग में उधर जाएगा तो 4 पाई भाग में उधर जाएगा तो गुना में, इधर क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10⁻9 गुना 4 पाई। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा पूरा हो जाएगा 1/9 गुना 10⁻9 गुना 4 पाई। जब पाई का मान रखते हैं 3.14, 22/7 नहीं रखना हमको, 1/9 गुना 10⁻9 गुना 4 गुना 3.14,
अब दशमलव उड़ाएंगे 2 अंक है तो क्या हो जाएगा 100। तो एप्सिलॉन नोट बराबर 100 बटे 9 चौक 36, 36 गुना 314 गुना 10⁻9। अब भाग लगाने के लिए इसलिए एप्सिलॉन नोट बराबर 136 को 314 से गुना करेंगे तो कितना होता है यहाँ देख लेते हैं। याद रखिएगा, देखिए हम 314 को हम 36 से गुना करते हैं। 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 8 18 12 के 2 बाकी 1 4 10 3 तिया 9 हो जाता है। तो 4 8 2 10 के 0 बाकी 1 12 के तरह 3 बाकी 1 11 11 304 देख लीजिएगा 11 304 गुना 10⁻9। भाग लगाने के लिए 1000 से ऊपर भी गुना कर देते हैं और 1000 से नीचे भी गुना कर देते हैं। तो क्या जाएगा एप्सिलॉन नोट बराबर इधर 1 2 3 4 5 5 0 इधर कितना हो जाएगा 11 304 गुना 10⁻9 3 12 10⁻12। अब इसको भाग दीजिएगा तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1 2 3 4 5 0 बटे 11 304 गुना 10⁻+12 ऊपर जाएगा तो -12। इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने के उपरांत आता है एप्सिलॉन नोट का मान 8.846 इस तरह से करीब करीब आता है गुना 10⁻−12। इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 गुना 10⁻−12। ये क्या हो गया एप्सिलॉन नोट का मान, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि जब किसी दो बिंदु आवेश को वायु व निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम में रख देंगे तो उसके बीच जो विद्युत बल लगेगा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो हम पॉइंट देखते हैं। तो कूलम्ब के नियम से जानते हैं किसी भी माध्यम के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एफ माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। जहाँ आप ये भी पढ़े हैं कि अपेक्षिक विद्युतशीलता से एप्सिलॉन क्या होता था, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R। तो हम यूज करते हैं, इसलिए आप माध्यम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R। ये किसी भी माध्यम के लिए फॉर्मूला है Q1 इंटू Q2 बाय R²। तो इसको लिख सकते हैं आप माध्यम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R² इंटू एप्सिलॉन R क्या है, यहाँ लिख लेते हैं इसको 1/एप्सिलॉन R। अब ये कहीं ना कहीं वायु अनिर्वात के लिए विद्युत बल का व्यंजक है कूलम्ब के नियम में, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ माध्यम इक्वल टू, ये वायु अनिर्वात के लिए है तो इसको लिख सकते हैं एफ वायु इंटू 1/एप्सिलॉन R। तो एफ माध्यम इक्वल टू एफ वायु बटे एप्सिलॉन R। ये मेरा यहाँ से स्पष्टता आप समझ रहे हैं कि जब किसी दो बिंदु आवेशों को वायु या निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम में रखने पर किसी अन्य माध्यम में रखने पर उसके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान हमेशा घटता है। ये था आपका 8वां पॉइंट। इसके बाद 9वां पॉइंट है कि विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल जो होता है
केंद्रीय बल एवं संरक्षी होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट में बार बार ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछेगा कि विद्युत बल या कूलम्ब बल क्या होता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय बल या संरक्षी होता है, और संरक्षी नहीं होता। ये था आपका नंबर पॉइंट। इसके बाद हम जानते हैं कूलम्ब के नियम की सीमा, क्या कि बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखें, या पूछेगा कूलम्ब का नियम क्या है, इसकी सीमाओं को लिखें। तो इसके बाद देखते हैं कूलम्ब के नियम की सीमा। कूलम्ब के नियम की सीमा। इसके बाद देखते हैं कूलम्ब के नियम की सीमा है। तो पहला सीमा क्या है, तो यह नियम क्या होता है, बिंदु आवेशों के, मतलब जब तक आवेश नहीं रहेगा तब तक इसमें विद्युत बल निकाल नहीं सकते हैं। तो पहला सीमा यह नियम जो होता है बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है। दूसरा है, यह नियम क्या होता है, तनिक दूरी दे दिया तय नंबर दूरी दे दी, मतलब छोटी दूरियां से लेकर बड़ी दूरियां तक के लिए क्या होता है, लागू होता है। तीसरा है, यह नियम कहीं ना कहीं माध्यम पर भी डिपेंड करता है। तो यह नियम क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कूलम्ब के नियम में कुछ न्यूमेरिकल एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन सामने है कि 2 बिंदु आवेश दिया, पहला +10 माइक्रोकूलम्ब एवं +20 माइक्रोकूलम्ब के 2 बिंदु आवेश को परस्पर 10 मीटर की दूरी पर। अब 2 बिंदु आवेश दिया Q1 एवं Q2। Q1 कितना दे दिया, Q1 यदि दे दिया है +10 कूलम्ब माइक्रोकूलम्ब, तो Q2 कितना दिया, +20 माइक्रोकूलम्ब। ये दोनों परस्पर कितने मीटर की दूरी पर है, तो दिया है दोनों परस्पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ देखिए, गिवन दैट Q1 = +10 माइक्रोकूलम्ब, 1 माइक्रो बराबर मीटर में चेंज कीजिए क्या हो जाता है, 10⁻⁻⁶ तो हो जाएगा 10 गुना 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। उसके बाद Q2 दे दिया है कि +20 माइक्रोकूलम्ब, तो क्या हो जाएगा 20 गुना 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। Q1 Q2 मालूम है, R भी मालूम है, कितना 10 मीटर। तो चलते हैं कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो क्या हो जाता है, F बराबर 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 गुना 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 10 गुना 10⁻⁻⁶। Q2 का मान कितना है, 20 गुना 10⁻⁻⁶/r²। तार का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10, ये 10 ये 10, 10 गुना 20। तो इसके बाद देखिए 9 दूना 18, 18 गुना यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻+9, उसके बाद -100 तो F बराबर 18 गुना 10⁻+9 -12 -3। अब बल क्या, F है फोर्स, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये क्या हो गया मेरा 18 गुना -3 न्यूटन, पहला का आंसर है। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन निर्वात में परस्पर कितने मीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक प्रोटॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और कितने मीटर की दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तब दोनों बिंदु आवेश दे दिया, तो इस पे जानते आवेश कितना होता है प्रोटॉन पर, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन मेरा क्या है Q1 क्या दे दिया है, Q1 दे दिया मेरा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ प्लस माइनस आपको लेना नहीं है, प्लस माइनस चिन्ह ये दर्शाएगा बल किस प्रकार का लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा। क्या चिन्ह नहीं लेना, इस तरह Q2 आपको दे दिया है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसके बाद देखिए R कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। याद रखिए जब भी दूरी कुछ भी दिया हो मीटर में हमेशा होना चाहिए, यदि मीटर में नहीं भी दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 0.01 मीटर। तो चलते हैं, तीनों मालूम है, तो कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब का नियम का क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर
1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो F 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुना 10⁻9 Q1 का मान कितना 1.6 गुना 10⁻−19 फिर Q2 का मान कितना 1.6 गुना 10⁻−19 उसके बाद R मेरा कितना है 0.01 स्क्वायर है 2 बार 0.01 का स्क्वायर। अब दशमलव हटाइएगा, दशमलव उड़ाइएगा 2 अंक फिर 100, दशमलव उड़ाइएगा फिर 2 अंक फिर 100। तो मैं क्या लेगा नीचे 1 गुना 1 1 नीचे से कोई मतलब नहीं 1 है तो 9 गुना फिर देखिए दशमलव पूरा 10 फिर दशमलव पूरा 10 10 दहे 100 1 1 100 गया। इसके बाद क्या होगा 9 गुना 16 गुना 16 गुना इधर क्या हो गया 10⁻9 10⁻−19 उसके बाद यहाँ देखिए 10⁻−19 यहाँ नहीं खुद तो इसको लिख सकते हैं 10⁻2। चलिए इसके बाद F बराबर 16 गुना 9 तीनों गुना कीजिएगा 2304 आता है। इसके बाद 10⁻9 2 11 प्लस 11 गुना 10⁻−19 38। इसके बाद F बराबर 2304 गुना 10⁻+11 दोनों घटेगा तो मैंने क्या आ जाएगा 10⁻27 हाँ 27 -27 हो जाएगा। तो या तो ये कर लीजिए या दशमलव में कीजिएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा 2 पॉइंट यदि लिखना चाहते हैं 2.304 तो गुना 3 अंक पे लिए 3 घटेगा 27 में 3 जाएगा 24 10⁻−24 न्यूटन। ये था आपका दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस तरह का जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी हो तो उसको बनाइए और कोशिश करेंगे हम आपको और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो जारी हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो तत्काल हम आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक अगले लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।